वॉर के चलते हुए कई महीने हो गए। लाइट एल्व्स के सुंदर गार्डन अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। द लैंड ऑफ द ड्रॉप्स का ऊंचा पर्वत आग में जल रहा है। वेनिर के गॉड्स भी आज अपने ही टेम्पल्स के मलबे के अंदर फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि लैंड ऑफ द डेड भी बर्बाद हो चुका है। और एसगार्ड, जो कि इन सभी रियल्म्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर था, आज वहाँ धूल मिट्टी और सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं बचा। यहाँ के आर्मी और गार्डियंस सभी को मार दिया गया। यहाँ तक कि रेनबो बीच यानी कि बाइफास्ट भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ऑलफादर ओडिन की वाइफ फ्रेया बचे हुए एसगार्डियंस को लेकर मिडगार्ड चली गई है। फिर हम देखते हैं कि इन सभी के बीच ऑलफादर अपने टूटे हुए थ्रोन में बैठकर ओडिन स्लीप में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रहा था क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानते थे कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तब ओडिन बोलते हैं, मुझे ड्रिंकिंग छोड़ी नहीं चाहिए थी। ये पूरी जगह शमशान बन चुका है जब से वो सभी को लेकर मॉर्टल्स के पास चली गई। मेरा बेटा भी अब मुझसे बात नहीं करता। तभी ऑलफादर को कुछ सुनाई देता है, थॉर, कहे तुम हो मेरे बेटे, रोशनी में आओ। पर वो किसी भी तरह से थॉर नहीं लग रहा था। तभी उस तरफ से आवाज़ आता है, ना ही कोई थॉर है ना ही कोई रोशनी, पर हम सब तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं जो तुम्हें सोने में मदद करेगा। और ऐसा कहते ही वो ऑलफादर ओडिन को घेर लेते हैं। तभी ऑलफादर गुस्से में अपने थ्रोन से उठकर एक जबरदस्त बीम छोड़ते हुए कहते हैं, तुम सब डार्क एल्व्स के यहाँ पर पावर रखने की भी जरूरत कैसे हुई? मैं तुम सबकी काले खून से इन दीवारों को रंग दूं। सेंटेंस पूरे होने से पहले ही हम देखते हैं एक डार्क एल्व्स ओडिन के पेट में अपना प्लेट घुसा देता है और कहता है, डार्क एल्व्स के किंग की तरफ से गुड नाइट, एक आग वाले ओडिन। वहाँ पर सिर्फ ऑलफादर की चीखें ही रह जाती है। और दूसरी तरफ इस बात से अनजान थॉर और उसका डॉग थॉरी को हम देखते हैं मिडगार्ड पे। असल में बाइफास्ट डिस्ट्रॉय होने की वजह से थॉर के पास दूसरे रियल्म्स में जाने के लिए अब कोई भी रास्ता नहीं बचा। इसीलिए हर शाम को थॉर अपना एक हथौड़ा आसमान की तरफ फेंकता है, इसी उम्मीद में कि शायद उन्हीं में से कोई एक रियलिटी को ब्रेक करते हुए दूसरे रियल्म्स में जाएगा और वापस आकर उसे वहाँ जाने का तरीका बता देगा। ये सब हो ही रहा था कि तभी अचानक से कोई चीज़ थॉर के एकदम पास आके गिरता है। तभी हम वहाँ थॉर के भाई लोकी को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुए हालत में देखते हैं। थॉर के पूछने पर लोकी उसे बताता है कि वो मेलिकेथ का साथ देकर अंदर से वॉर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेलिकेथ पहले से ही जानता था कि लोकी उसे धोखा देगा। इसीलिए मेलिकेथ ने ही उसे पहले धोखा दे दिया। और लोकी थॉर को ये भी बताता है कि मेलिकेथ अपने मॉन्स्टर्स के आर्मी को लेकर अर्थ पे आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कुछ डार्क एल्व्स उनके तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन थंडरगॉड थॉर के सामने वो कुछ भी नहीं थे। थॉर अपने कुछ हथौड़े उन लोगों की तरफ फेंकता है और बहुत ही आसानी से उन्हें ख़त्म कर देता है। तब लोकी उसे बताता है कि ये मेलिकेथ का एक चाल था बड़े खिलाड़ियों को खेल से बाहर करने के लिए। उसके बाद थॉर लोकी से उसको मेलिकेथ के पास ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता है कि मेलिकेथ के पास दूसरे रियल्म्स में जाने के लिए खुद का बाइफास्ट है और उसे ये भी पता है कि लोकी उसे यूज़ कर सकता है। वही हम देखते हैं कि थॉर का डॉग थॉरी लोकी को बहुत ही सस्पिशियस तरीके से सूंघ रहा है। लोकी पहले थॉर को उसकी मदद करने के लिए कहता है, पर थॉर उसे कहता है कि अगर वो इसी वक्त मेलिकेथ के पास उसे नहीं ले गया तो थॉर इन चाकुओं को निकल के इनके जगह हथौड़ा घुसेड़ देगा। तब लोकी उसे बताता है कि ठीक है भाई, जैसा तुम चाहो, वैसे इस डील को कोई पागल ही ठुकराएगा, और टेलीपोर्ट करने लगता है। और जाते वक्त थॉर थॉरी को एवेंजर्स को चौकन्ना करने के लिए कहता है। तभी थॉरी कुछ बता नहीं जा रहा था कि वो दोनों वहाँ से गायब हो जाता है। और दूसरी पल वो दोनों फर्स्ट जायंट्स के रियलम में आ जाते हैं और लोकी वहाँ आते ही एकदम से ठीक होने लगता है। तब थॉर लोकी से कहता है, तुम मुझे गलत जगह ले आए हो लोकी, और ये आखिरी बात था जब तुमने मुझे धोखा दिया। तब लोकी थॉर से कहता है, अरे मेरे भाई, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि मेलिकेथ के पास ले जाने के लिए, तुमने ले आया। और उसके बाद ही हम देखते हैं असल में जिसे हम अब तक लोकी समझ रहे थे वो दरअसल कोई और नहीं, खुद मेलिकेथ था। और हम ये भी देखते हैं कि थॉर को चारों तरफ से फर्स्ट जायंट्स ने घेर रखा है। और तब थॉर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कुछ छोटे मोटे फर्स्ट जायंट्स मुझे रोक पाएंगे? तब मेलिकेथ थॉर से कहता है कि शायद नहीं पर तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते। और ये कहते हुए मेलिकेथ थॉर को वहाँ फर्स्ट जायंट्स के बीच में छोड़कर चला जाता है। और तभी हम मिडगार्ड पे स्पाइडरमैन को देखते हैं। वाओ, अभी ऑलमोस्ट एक पूरे दिन हो गया और कोई भी अब तक मुझे मारने की कोशिश नहीं करा। मैं जब 12 साल का था तब से ऐसा पहली बार हो रहा है, और वैसे भी घंटों हो गए मुझे खुद से बात किए हुए। तभी हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस बहुत ही जोर से बजने लगता है और एक बिल्डिंग के छत पे लेडी फ्रेया और कुछ डार्क एल्व्स के बीच फाइट चल रहा होता है। तब स्पाइडरमैन वापस के कहता है, मैंने अपने मैजिकल खिलौने शायद घर पे ही छोड़ा है, तो लगता है मुझे अब स्पाइडर मैजिक से ही काम चलाना पड़ेगा। जोक मारने के बाद स्पाइडरमैन दो डार्क एल्व्स को चुप कराते हुए लेडी फ्रेया से पूछता है,
क्या आप ठीक है मैम? लेडी फ्रेया कहती है तुम शायद मैन ऑफ स्पाइडर्स हो। और वो ये भी कहते हैं कि पिछले कई सालों में थॉर ने स्पाइडरमैन के बारे में उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें बताया है। पहले तो उन्हें लगता था कि थॉर शायद कुछ बड़ा चढ़ा कर ही बोल रहा है, पर स्पाइडरमैन से मिलने के बाद उन्हें लगता है कि वो शायद गलत थी। तब स्पाइडरमैन बोलता है तलवार, इल्स को मारना, बात करने का फ़नी तरीका, आप डेफिनेटली थॉर की ही माँ हो। उसके बाद वहाँ लेडी सिप, जेन फॉस्टर और हिल्डेगार्ड आ जाती है। हिल्डेगार्ड स्पाइडरमैन को देख के कहती है ये कैसा मॉन्स्टर है, क्या हम इसे इसके अंडे देने से पहले ही मार दे? तब लेडी सिप उससे कहती है रिलैक्स, ये बस यहाँ का एक रहने वाला है। हिल्डेगार्ड कहती है ओके, पर मुझे अभी भी इसके अंडों की फिक्र है। तब स्पाइडरमैन बोलता है मेरे अंडे उसी जगह है जहाँ इन्हें होना चाहिए। जेन फॉस्टर उनसे कहती है कि न्यूयॉर्क के सड़कों पर डार्क एल्व्स खुलेआम घूम रहे हैं। तब लेडी फ्रेया उससे कहती है आखिरी लड़ाई बस शुरू होने ही वाला है। और वहाँ से थोड़ी ही दूर डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सैंक्टोरम में क्रिस्टल बॉल अचानक से ही ग्लो करना शुरू कर देती है और इसे देख के सॉर्सरर सुप्रीम जल्दी से कुछ स्पेल कास्ट करने लगते हैं। और वहाँ से कुछ ही दूर डेयर डेविल एक एक चीज़ सुन सकता था और उसे ये चीज़ समझ में आ जाता है कि कौन सी खतरा उनके तरफ बढ़ रही है। और उसके थोड़ी ही दूर बार में बैठकर लोगन अपने बियर को पी रहा था और वो फील कर लेता है कि कुछ बहुत ही भयानक उनके तरफ आने वाला है। और ये सोचते हुए वो आखिरी एक बियर ऑर्डर करता है। इन सभी से दूर मिड टाउन के एक रूफटॉप पर पनिशर कुछ क्रिमिनल्स को पनिश कर रहा था। भले ही उसे उन लोगों की चीखें और माफिया सुनाई ना दे रही हो, पर उसके स्पाई जैसी आंखें नीचे होने वाली चीज़ों को मिस नहीं कर पाती। तब पनिशर बिल्डिंग के नीचे देखता है कि मेलिकत का आर्मी पोर्टल से मिडगार्ड पे आना शुरू कर दिया है। इसी दौरान हम देखते हैं एक फॉरेस्ट जायंट पनिशर के सामने आ जाता है और तभी पनिशर उस क्रिमिनल को मारने के बाद सीधा उस फॉरेस्ट जायंट के ऊपर गोली मारते हुए कूद पड़ता है और कहता है मुझे बड़ा बंदूक ले आना चाहिए था। और तभी हम देखते हैं मेलिकत का मॉन्स्टर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगे हैं। जीतने में नामुमकिन से लगने वाली इस लड़ाई को डेयर डेविल ज्वाइन करता है। और इसी दौरान कुछ वॉर एंजल्स पुलिस के एक हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने ही वाले थे कि तभी वहाँ आयरन मैन और कैप्टन मार्वल आ जाते हैं। तब आयरन मैन कहता है हे लेडीज़, मुझे लगता है हमें इस झमेले को मेरे घर में बैठकर सुलझ लेना चाहिए। तब कैप्टन मार्वल टोनी से कहती है फ्लर्टिंग करना बंद करो स्टार्क। तब आयरन मैन कहता है मैं क्या करूँ, फ्लर्टिंग ही तो मेरा सुपर पावर है। और उसके बाद आयरन मैन और उन सभी वॉर एंजल्स के बीच में एक घमासान फाइट शुरू हो जाता है। और वही हम देखते हैं ब्लैक पैंथर डेयरडेविल से कहता है कि वो एवेंजर्स को लेकर आ गया है। और दूसरी तरफ फ्रेया कैप्टन अमेरिका से पूछती है कि उनका बेटा थॉर कहाँ पर है। तब कैप्टन उन्हें बताते हैं कि थॉर का बोलने वाला डॉग कह रहा था कि थॉर एक आदमी के साथ गायब हो गया जो लोकी जैसा दिखने में था, पर असल में लोकी नहीं था। तब फ्रेया समझ जाती है कि थॉर को मेलिकत ने धोखा देकर मिडगार्ड से बाहर कर दिया और दूसरे रियल्म्स में उसे फंसा दिया। लेडी फ्रेया कैप्टन को बताती है कि मेलिकत मिडगार्ड पे 9 रियल्म्स की सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को छोड़ दिया है। वार को जीतने के लिए हमें एक आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी और मेरे बेटे को भी ढूंढना। आर्मी? मुझे नहीं लगता तुम्हारे आर्मी कुछ काम आएंगे, पर मैं तुम लोगों को सरेंडर करने के लिए एक आखिरी मौका दे रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ इस मिडगार्ड का। मेलिकत का बात पूरे होने से पहले ही हम देखते हैं कि कैप्टन का शील्ड चोट से आके मेलिकत के मुंह में लगता है और कैप्टन बोलते हैं एवेंजर्स असेंबल। लेकिन लोकी का बायोलॉजिकल फादर लाफी द किंग ऑफ द फ्रॉस्ट जायंट्स पीछे से आकर लेडी फ्रेया को एक हाथ से उठाते हुए कहता है तुम ऑलरेडी ये लड़ाई हार चुके हो। पर ओडिन के पत्नी लेडी फ्रेया भी एक ऑल मदद थे। वो कहती है मेरे पति पिछली बार तुम्हें जिंदा छोड़ के गलती किए थे, पर मैं उस गलती को सुधार लूँगी। लेकिन लाओफी लेडी फ्रेया के ऊपर भारी पड़ रहा था। वो बस लेडी फ्रेया को अपने हाथ से मसलने ही वाला था कि तभी अचानक से कोई उसका हाथ काट के अलग कर देता है। और दूसरी पल हम लोकी को देखते हाथ में एक बड़ा सा सोड लिए हुए। हाय डैडी, तुम मेरे मदर पे कभी हाथ नहीं उठा पाओगे। इस बात पे जोक मार सकता था, पर मैं इस वक्त जोक मारने के मूड में नहीं हूँ। उसके बाद मेलिकत लोकी पर हमला करते हुए बोलता है ये तुम्हारा वही मदर है ना जिसे तुम मारने वाले थे? तब लोकी कहता है वैसे तुमने मुझे मारने के लिए जो एसेसिन्स भेजे थे उन सबको मैंने मेंढक बना दिया। तब मेलिकत कहता है तुम और मैं मिलकर कितना बवाल मचा सकते थे लोकी, पर तुमने सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। अब सभी गॉड्स का एंड होकर ही रहेगा। तब लोकी उससे कहता है कि अगर सबका एंड होना ही है तो वो तब होगा जब लोकी चाहेगा, ना कि एक बिल्ली पे बैठे हुए एल्प्स। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज पीछे से बोलते हैं वैसे मैं तुम दोनों हरामियों को लड़कर मरने के लिए छोड़ देता, पर यहाँ का हालात बहुत ही बदतर है, तो प्लीज़ क्या तुम दोनों इस डायमेंशनल प्लेन को छोड़ सकते हो। तब लेडी फ्रेया लोकी से कहती है कि लोकी किसी भी रियल में उनसे मिलने के लिए काबिल नहीं है, पर लोकी उनसे कहता है आपको मेरी बात सुननी होगी मदर। थॉर को मेलिकत ने योटन हमें फंसा दिया है। थॉर के बिना आप ये अवार्ड नहीं जीत सकती है।
तब फ्रेया लोकी से कहती है कि वो उस पर क्यों भरोसा करे। फिर लोकी उनके आंखों में देखते हुए कहता है सिर्फ इसीलिए मदर। और तभी अचानक से लवी अपने दूसरे हाथ से लोकी को पकड़ लेता है और कहता है लोकी उसका सबसे बड़ा शर्मिंदगी है। और ऐसा बोलते ही वो लोकी को खा जाता है और इसे देख के नीचे खड़े हुए सभी हीरोज दंग रह जाते हैं। घोस्ट राइडर कहता है मुझे लगता है मुझे उल्टी आ रही है। तभी स्पाइडरमैन उसे उसका जलता हुआ उल्टी बैड गाइस के ऊपर एम करने के लिए कहता है। और आयरन मैन कहता है गाइस इस जायंट ने खुद के बेटे को खा लिया है। साथियों ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, एक वार्ड है। वैसे तो यहाँ 8 थॉर घूमते हैं पर अब काम के वक्त एक भी थॉर यहाँ पर नहीं है। सभी को इस वक्त थॉर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी पर वो यूटनहम में फर्स्ट जायंट के साथ अपनी लड़ाई में बिजी है। और तभी हम देखते हैं लड़ते लड़ते थॉर मेलकिथ से कहता है क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है मेलकिथ? और जायंट्स को भेजो। थॉर के पास सभी के लिए एक एक हथौड़ा है। तुमने सुना मैंने क्या कहा? मैं द गॉड ऑफ थंडर इस पूरे रियलम में खून की नदी बहा दूंगा। और यहाँ पे द वॉर ऑफ रियलम की इशू नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे द वॉर ऑफ रियलम में वेनम यानी कि एडी ब्रॉक का पार्टिसिपेशन। तो गाइज अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और पसंद आए तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी ऑसम।